नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आलोक सिंह ठाकुर उड़ान ऐस एकेडमी के वीडियो लेक्चर में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम यहां पर इस वीडियो लेक्चर में आपको छत्तीसगढ़ वन सेवा संयुक्त परीक्षा 2020 जो कि छत्तीसगढ़ पीएससी द्वारा आयोजित किया जाता है के प्रश्न पत्र 2 के बारे में जानकारी देंगे। मैं यहाँ पर आपको इस वीडियो लेक्चर में प्रश्न पत्र 2 के विज्ञान विषय के अंतर्गत आने वाले रसायन शास्त्र विषय के पाठ्यक्रम और उससे संबंधित पूछे गए प्रश्न और संभावित प्रश्नों के बारे में जानकारी दूंगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। तो सबसे पहले देखते हैं कि विज्ञान विषय में जो रसायन वाला भाग है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिससे पूर्व में 150 में से 30 क्वेश्चन पूछे जाते थे। पूर्व में 150 में से 30 क्वेश्चन इसलिए पूछे जाते थे क्योंकि उस समय कुल जो प्रश्न पत्र 2 में भागों की संख्या 5 थी। अब इस बार के पाठ्यक्रम में 2 और भागों को सम्मिलित किया गया है, कृषि विज्ञान और वानिकी, जिसके कारण अब जो कुल भागों की संख्या 7 हो गई है। इसलिए रसायन शास्त्र से पूछे जाने वाले प्रश्नों की संख्या कम हो सकती है। तो इस संभावना को देखते हुए अभी भी 21 से 25 प्रश्न आने की संभावना है, जो कि कंपटीशन के लिहाज से अगर आप देखें तो बहुत ही अधिक संख्या है। तो इसलिए आपको रसायन शास्त्र को बहुत ही ध्यान से पढ़ना है और पूछे जाने वाले प्रश्नों को किस प्रकार से हम हल करेंगे, इसके लिए आपको आगे के वीडियो लेक्चर को ध्यान से देखना है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि अभी स्क्रीन में आप लोगों को दिख रहा है रसायन शास्त्र का पूरा सिलेबस। रसायन शास्त्र जो होता है वो 3 भागों में बटा होता है: भौतिक रसायन, अकार्बनिक रसायन और कार्बनिक रसायन। तो आपका जो सिलेबस है वो भी 3 भागों में बटा हुआ है। पहला जो भाग है जो रासायनिक अभिक्रिया की दर से प्रारंभ होते हुए धातु तक जाता है, वहां तक का जो पोर्शन है ये आपका भौतिक रसायन में आता है। धातुओं से लेकर जो ये टॉपिक लिखा है कि प्रयोगशाला विविध गुण एवं उपयोग, ये वाला जो पोर्शन है ये आपका अकार्बनिक रसायन में आता है। और कुछ महत्वपूर्ण रासायनिक यौगिक जैसे कि अल्कोहल, एसिटिक अम्ल से लेकर बहुलक और साबुन एवं अपमार्जक, ये वाला जो पोर्शन है ये आपका कार्बनिक रसायन में आता है। तो इस प्रकार से हमारा जो सिलेबस है वो भौतिक, अकार्बनिक और कार्बनिक रसायनों में विभक्त है। आइए देखते हैं कि पूर्व में मतलब 2016 में और 2017 में जो वन सेवा परीक्षा हुए थे उसमें कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे और उनसे संबंधित और कौन से प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। तो 1 बाय 1 देखते हैं। तो यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हैं कि पहला हमने जो पोर्शन लिया है वो भौतिक रसायन से रासायनिक अभिक्रिया की दर, तीव्र एवं मंद अभिक्रिया, उत्क्रमणीय अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। तो इससे संबंधित यहाँ पर कुछ क्वेश्चन हमारे सामने स्क्रीन पर हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि रासायनिक अभिक्रिया की दर से यहाँ पर 2 क्वेश्चन जो कि 2016 में आए हुए क्वेश्चन है। पहला जहाँ पर दर स्थिरांक की निर्भरता, दर स्थिरांक जिसको हम के से भी इंडिकेट करते हैं कि निर्भरता के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था। तो हो सकता है कि इस बार आपको रासायनिक अभिक्रिया की दर की निर्भरता पूछे। तो दर की निर्भरता सांद्रता पर होती है, जबकि दर स्थिरांक की निर्भरता ताप पर होती है। तो इस प्रकार थोड़े थोड़े कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसको भी हम क्लियर करेंगे जब इस टॉपिक को पढ़ेंगे। दूसरी क्वेश्चन जो यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया की दर से ही पूछा था, जो कि शून्य कोटि की अभिक्रिया। अब आप बोलेंगे कि सिलेबस में कोटि की अभिक्रिया नहीं है, लेकिन जो शून्य कोटि की अभिक्रिया है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया, ये सब जो कोटियां होती हैं अभिक्रियाओं की, ये भी रासायनिक अभिक्रिया के दर के अंदर आता है। तो इसलिए क्या है कि विस्तार से पढ़ने पर आपको समझ में आएगा कि एक टॉपिक को कितने विस्तार से हमको पढ़ना है। तो हो सकता है कि शून्य कोटि की अभिक्रिया पूछा है तो प्रथम कोटि की पूछे, या द्वितीय कोटि की अभिक्रियाओं के बारे में पूछे। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकता है। मात्रक से क्वेश्चन पूछा है तो हो सकता है अगले बार अर्धकाल से क्वेश्चन पूछे, या हो सकता है शून्य कोटि की अभिक्रिया के दर स्थिरांक के मात्रक क्या है या उसका फॉर्मूला क्या है। तो इस प्रकार से कुछ अन्य क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। उसी प्रकार से और उदाहरण देखेंगे तो यहाँ पर दूसरा टॉपिक है आपका तीव्र एवं मंद अभिक्रिया। तीव्र एवं मंद अभिक्रिया से अभी तो इस बार क्वेश्चन नहीं पूछा है, ना ही 2016 में पूछा है, ना ही 2017 में, लेकिन हो सकता है कि 2020 के एग्जाम में पूछ दे। तो इसके लिए क्या क्वेश्चन बन सकता है? तो जैसे मंद अभिक्रिया सहसंयोजक यौगिकों में होती है या तीव्र अभिक्रिया आयनिक यौगिकों में होती है, उसके उदाहरण दे देगा। निम्न में से कौन सा मंद अभिक्रिया का उदाहरण है या निम्न में से कौन सा तीव्र अभिक्रिया का उदाहरण है। तो इस प्रकार उदाहरणों को भी देखेंगे और कैसे पहचानेंगे कि कौन सा मंद एवं तीव्र है, उसके बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे।
अगला टॉपिक जो है वो है उत्क्रमणीय अभिक्रिया एवं अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। ये टॉपिक वैसे लगता तो इजी है, लेकिन क्वेश्चन इससे बहुत सारे पूछे जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा उत्क्रमणीय अभिक्रिया है, तो निम्न में से कौन सा है, तो यहाँ पर देखेंगे कि आपका एसिटिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड का अभिक्रिया से सोडियम एसीटेट का फॉर्मेशन हो रहा है। ये जो सोडियम एसीटेट का फॉर्मेशन है ये एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया का उदाहरण है। तो इस प्रकार से हमको पहचानने भी आना चाहिए, तो वो हमारे विस्तृत अध्ययन से ही पता चलेगा। फिर और एक टॉपिक है कैल्शियम कार्बोनेट। ये बहुत ही विवादित एग्जाम्पल है। बहुत ही विवादित एग्जाम्पल क्या है कि कुछ लोग बोलते हैं कि ये अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया है और कुछ लोग बोलते हैं उत्क्रमणीय अभिक्रिया, जबकि इसके लिए विशेष स्थिति में ये उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। अदरवाइज आप देखेंगे कि दूसरे टॉपिक में अगर आप इसको पढ़ते हैं जहां पर विशेष स्थिति नहीं लगाई है गई है तो वहां पर ये अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया के अंदर आता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन देखिए उसी प्रकार से पूछा है कि बंद पात्र में उत्क्रमणीय अभिक्रिया और अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया खुले पात्र में, तो आंसर दोनों है, ये उत्क्रमणीय भी है और अनुत्क्रमणीय। तो इसको भी हम जब उत्क्रमणीय अनुत्क्रमणीय पढ़ेंगे तो कि किस प्रकार से दोनों के अंदर आता है उसके बारे में भी ध्यान देंगे, और इसके अलावा भी जो उदाहरण हो सकते हैं उसके बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे। अगला टॉपिक यहाँ पर आगे बढ़ते हैं सिलेबस के अंदर ही। सिलेबस के अंदर हमारा जो महत्वपूर्ण टॉपिक आता है अम्ल एवं क्षार, और उसके बाद उसी से संबंधित है पीएच स्केल और या फिर पीएच। तो अम्ल एवं क्षार एक ऐसा टॉपिक है जिसमें से कम आपको 2 से 3 या 4 क्वेश्चन भी पूछ सकता है। तो 25 में से अगर 4 क्वेश्चन आपको अम्ल एवं क्षार जैसे सरल टॉपिक से आ जाए तो फिर आपके कंपटीशन में बने रहने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो इसको देखते हुए जैसे कि आप देख रहे हैं क्वेश्चन, तो यहाँ पर बोरिक एसिड के संयुग्मी क्षार के बारे में पूछा है। हो सकता है कोई और उदाहरण पूछे, हो सकता है आपको अन्य उदाहरण लेते हुए संयुग्मी अम्ल के बारे में पूछे, तो संयुग्मी अम्ल संयुग्मी क्षार के अंदर ये टॉपिक आता है। उसी प्रकार से इनमें से कौन सा जो उदाहरण देते हुए पूछेगा कि अम्ल है या क्षार है। अम्ल एवं क्षार के बाद में उदाहरण ये भी पूछ सकता है, जैसे यहाँ पर पूछा है कि ऐसा पदार्थ जो अम्ल एवं क्षार दोनों की भांति व्यवहार करता है तो उसको हम उभयधर्मी पदार्थ बोलते हैं। तो इस प्रकार से ये जो चीजें हैं इनको समझना है हमको, और इसमें और भी कॉन्सेप्ट आते हैं, जैसे कि इसमें आर्हेनियस का सिद्धांत है, ब्रोस्टन-लॉरी का सिद्धांत है, इसी में लेविस का सिद्धांत है। तो ये सब में से पूछ देता है क्वेश्चन, आया हुआ क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा लुईस अम्ल का उदाहरण है, या उदाहरण दे देगा और पूछेगा इनमें से ये कौन से सिद्धांत के अंतर्गत आता है, कि आर्हेनियस टाइप का अम्ल एवं क्षार है, कि ब्रोस्टन-लॉरी टाइप का अम्ल एवं क्षार है, या लुईस अम्ल या क्षार है। तो इस प्रकार से उसी प्रकार पीएच, तो पीएच का क्वेश्चन किस प्रकार से पूछता है, तो पीएच का क्वेश्चन एक तो उसके जो टॉपिक है उसके उदाहरण से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, साथ में साथ ज्यादा पूछने की संभावना उनके आंकिक प्रश्न से है। आंकिक प्रश्न के जहां तक बात होती है तो पूरे सिलेबस में जो पीएच वाला चैप्टर है वहीं पर बस आंकिक प्रश्न आपको पढ़ना है, और वो भी जो है वो बहुत ही ईजी आता है। जैसे एक बार 2016 का जो क्वेश्चन है वो 10 की घात ऋण 8 मोलर HCl विलियन का पीएच मान क्या होगा, तो इसको आपको विद इन अ सेकेंड सॉल्व करने के लिए आना चाहिए। वैसे ही और भी क्वेश्चन पूछा है, जैसे 0.01 नॉर्मल वाले सोडियम हाइड्रोक्साइड विलियन का पीएच मान क्या होगा, तो देखते ही बन जाना चाहिए, इसके लिए कैलकुलेशन करने की आपको आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। तो इसकी प्रैक्टिस भी हम आगे करेंगे इस टॉपिक को डिस्कस करते समय। उसी प्रकार से अगर आप और आगे जाते हैं सिलेबस के अंदर, तो आगे जाते समय आपको दिखाई देगा जैसे यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण रासायनिक यौगिक, कुछ महत्वपूर्ण रासायनिक यौगिक का तो सीधा सीधा क्वेश्चन पूछता है। जैसे कि यहाँ पर आप उदाहरण देखेंगे विरंजक चूर्ण, तो इनमें से कौन सा विरंजक चूर्ण एक सक्रिय संगठक है। तो क्या होता है, कुछ किताबों के अंदर, कुछ पुस्तकों के अंदर जब आप रेफरेंस लेंगे तो कुछ गलत दिया रहता है, तो उसको भी आपको बोध कराएंगे कि किस किताब का रेफरेंस आपको नहीं लेना है, या छत्तीसगढ़ जो पीएससी है वो किस आंसर को सही मानता है, तो उसका भी हमको अभ्यास करना है। क्योंकि हम जो किताब में पढ़ते हैं उसको सही मान लेते हैं, लेकिन कई बार ये होता है कि जो छत्तीसगढ़ पीएससी है वो कुछ विशेष प्रकार के किताबों को ही सही मानता है, तो उसके बारे में भी हमको जानना जरूरी है। वैसे ही देखिए कि प्लास्टर ऑफ पेरिस भी एक टॉपिक है, तो इनमें से कौन सा प्लास्टर ऑफ पेरिस का उदाहरण है। इसमें एक और क्वेश्चन आया था कि जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है, तो अब आप बोलेंगे कि जिप्सम तो है नहीं, तो यहाँ पर क्या है, जब प्लास्टर ऑफ पेरिस जब आप पढ़ेंगे तो प्लास्टर ऑफ पेरिस को बनाया किससे जाता है, जिप्सम से। तो जिप्सम आउट ऑफ सिलेबस नहीं हो जाता, जिप्सम भी टॉपिक जो है वो प्लास्टर ऑफ पेरिस के अंदर आता है, इसलिए ये सिलेबस के अंदर का ही क्वेश्चन माना जाता है। तो इसलिए विस्तार से जब पढ़ा जाएगा तो ये डेफिनेटली वहां पर आपके ध्यान में आएगा, तो क्वेश्चन को वहां पर फिर से रिकॉल करेंगे हम। फिर यहाँ पर आप देखेंगे आवर्त सारणी। आवर्त सारणी तो अपने आप में बहुत ही लेंदी टॉपिक है, लेकिन बहुत ही कॉन्सेप्चुअल टॉपिक भी है। इसके कॉन्सेप्ट को हम आपको ज्ञान कराएंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे कि अगले जो वीडियो लेक्चर है उसमें आपको एक बेसिक या कॉन्सेप्ट क्लास देंगे, जिससे आपको आवर्त सारणी जैसे टॉपिक को समझने में बहुत ही आसानी और सरलता हो जाएगी। तो आप बने रहिए हमारे साथ।
और हम आपको बताते चले जाएंगे कि किस टॉपिक को किस तरीके से पढ़ना है, और उस टॉपिक को पढ़ने के पहले जो कॉन्सेप्ट लगता है उस कॉन्सेप्ट को भी आपको पढ़ाया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, जैसे यहाँ क्वेश्चन आया है कि पोटेशियम की आवर्त सारणी में स्थिति स्पष्ट कीजिए। अब आप बोलेंगे पोटेशियम की आवर्त सारणी में स्थिति क्या होता है, तो आवर्त सारणी में जैसा कि आप जानते हैं कि आवर्तों की संख्या 7 होती है और वर्गों की संख्या 18 होती है। अब किस आवर्त में आता है, किस वर्ग में आता है, इस प्रकार से ये टॉपिक जो है वो आपको लगेगा कि बहुत ही कठिन है, लेकिन ये बिल्कुल कठिन नहीं है। आपको एक बार पोटेशियम की प्रॉपर्टी या गुण के बारे में समझना है और आवर्त सारणी के कॉन्सेप्ट को समझना है, जो आपको यहाँ पर 2 क्लास में समझाया जाएगा, और उसके बाद आप इस प्रकार के क्वेश्चन को बहुत ही आसानी और सरलता के साथ सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा जो टॉपिक है, आगे कुछ टॉपिक है, यहाँ पर आ रहा है खनिज एवं लवण, अयस्क, या फिर आ रहा है यहाँ पर धातु कर्म की प्रक्रिया, जहाँ पर और है आपका धातु कर्म। 2 तत्वों का पढ़ना है आपको, एक पढ़ना है कॉपर का और दूसरा पढ़ना है आयरन का, और उससे रिलेटेड टॉपिक अधातुओं से भी है, जहाँ पर आपको हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के कुछ सामान्य गुण पढ़ना है। तो इनमें ऐसा नहीं है कि जो लिखा है उसी प्रकार से क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन थोड़ा डिटेल से आता है। तो कितना डिटेल पढ़ना है वो हम आगे तो पढ़ने ही वाले हैं। साथ में यहाँ पर देखिए किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ पर आपका 2 ही तत्व है, कॉपर और आयरन। तो कॉपर से क्वेश्चन देखो किस प्रकार से पूछता है। तो कॉपर के अयस्क, तो मेलाकाइट से तांबे के निष्कासन में अयस्क के कॉपर ऑक्साइड उत्पादन कौन सी प्रक्रिया आवश्यक होती है। तो यहाँ पर देखिए, ये धातु कर्म प्रक्रिया का जब मूल सिद्धांत आप पढ़ेंगे तब इस क्वेश्चन को आसानी से आप सॉल्व कर पाएंगे। उसी प्रकार से आगे जाएं तो लोहे के जो प्रगलन की प्रक्रिया या धातु कर्म की प्रक्रिया है, उससे ये वाला क्वेश्चन उठाया गया है। तो लोहे के निर्माण में ब्लास्ट फर्नेस के लावा गठन जाने के निर्माण की विधि होती है। इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि अंदर से पूछे गए हैं, जो प्रक्रिया के अंदर से उठाकर क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसको भी हम विस्तृत अध्ययन करते समय डिस्कस करेंगे, और उसके अलावा हम ये भी देखेंगे कि उससे संबंधित और कौन से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो प्रश्नों की संख्या इतनी ही नहीं है, प्रश्न तो अगर आप 2016 और 17 को मिलाकर देखें तो टोटल जो है 60 हो जाते हैं, लेकिन हमने यहाँ पर कुछ उदाहरण दिया है कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और क्वेश्चन देखेंगे तो देखिए, ऑक्सीजन में क्वेश्चन पूछ दिया प्रतिचुंबकीय। तो अब हम जानते हैं कि हर एक जो तत्व होता है उसके जो परमाणु है वो प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय, लौह चुंबकीय इस प्रकृति के होते हैं। तो कैसे पहचानेंगे, कैसे बोलेंगे कि वो अनुचुंबकीय है या प्रतिचुंबकीय, ये सब चीजें हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हाइड्रोजन के समस्थानिकों के गुण के बारे में, जो कि बहुत ही सरल क्वेश्चन है। तो हो सकता है इस बार हाइड्रोजन को छोड़ के नाइट्रोजन में चला जाए, नाइट्रोजन को छोड़ के और ऑक्सीजन में पहुंच जाए। तो इस प्रकार से उसका भी डिस्कशन हमको करना होगा, जिससे हमको पता चलेगा कि ऐसे क्वेश्चन पीएससी चुनता है, उनको विकल्प के रूप में रखता है, और उनके वैकल्पिक क्वेश्चन या उसके अलावा संभावित क्वेश्चन कौन से हैं, इसका डिस्कशन भी साथ साथ में चलता रहेगा। लास्ट जो टॉपिक आता है वो आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बहुत सारे लोग छोड़ के चले जाते हैं एग्जाम में, उनको लगता है कि बहुत सारा टॉपिक है, बहुत डिटेल है, हम कैसे पढ़ेंगे, हम कैसे याद रखेंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसमें भी कुछ सेलेक्टेड पॉइंट्स हैं जिनको कवर करने से आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। जैसे कि यहाँ पर बहुलक है, बहुलक में देखिए कि 3 ही बहुलक है, पॉलीथीन, पॉलीविनाइल क्लोराइड और टेफ्लॉन, और उसके अलावा जो बहुलक है उसका वर्गीकरण। तो बहुलकों का वर्गीकरण, तो बहुलकों का आप एक ही वर्गीकरण पढ़ते हैं जो आपके 10th के बुक तक में दिया होता है, लेकिन उसके अलावा भी कई प्रकार के वर्गीकरण होते हैं जिससे क्वेश्चन पूछा है। जैसे एडिशन पॉलीमर कौन सा है, रेखी पॉलीमर कौन सा है। जबकि आप सरल या सामान्य जो बुक है उसमें अगर चले जाएंगे तो वहां पर जो वर्गीकरण है वो केवल मूल एवं स्रोत के आधार पर दिया है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसलिए हम क्या करेंगे कि जब विस्तृत अध्ययन में जाएंगे तो आपको अलग अलग प्रकार के वर्गीकरण भी वहां पर बताएंगे, और उसको कैसे याद रखना है वो भी आपको बताया जाएगा वहां पर। तो यहाँ पर देखिए, पॉलीविनाइल क्लोराइड का मोनोमर है, मोनोमर मतलब एकलक। वैसे ही अगले बार पूछ दिया था टेफ्लॉन बहुलक प्राप्त किया जाता है, तो ये भी मोनोमर ही पूछा है, यहाँ पर भी एकलक की बात किया हुआ है। तो ऐसे और भी क्वेश्चन है, टेफ्लॉन और पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीथीन है यहाँ पर, तो कुछ उदाहरण है। इसके अलावा भी कुछ बहुलक को आपको बताए जाएंगे जिससे संबंधित क्वेश्चन भी पूछा है। तो बने रही हमारे साथ। फिर यहाँ पर देखिए कि एसिटिक अम्ल से पूछा है, एसिटिक अम्ल की अम्लीयता से क्वेश्चन है, जहाँ पर इंडक्टिव इफेक्ट और इलेक्ट्रोमेरिक या मेसोमेरिक इफेक्ट से संबंधित क्वेश्चन को पूछा गया है। यहाँ पर गिरग्नार्ड अभिकर्मक, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण रासायनिक अभिक्रिया है, एल्कोहल की प्रॉपर्टी लीजिए या एसिटिक एसिड की प्रॉपर्टी लीजिए, एल्कोहल को बनाना है या एसिटिक एसिड को बनाना है, तो उस समय गिरग्नार्ड अभिकर्मक का बहुत ज्यादा रोल होता है। तो वहां पर आपको कॉन्सेप्चुअली बता दिया जाएगा कि गिरग्नार्ड अभिकर्मक कैसे कार्य करता है। तो दोस्तों, ये सब हमारे कुछ क्वेश्चन थे
जो अभी तक छत्तीसगढ़ पीएससी के छत्तीसगढ़ वन सेवा 2016 और 17 में पूछे गए क्वेश्चन थे। आप हमारे साथ बने रहिए, हम आगे के जैसे जैसे एक एक टॉपिक को डिस्कस करते जाएंगे, डील करते जाएंगे, वहां पर इन क्वेश्चन को तो दोबारा लाएंगे ही आपके सामने, और साथ में इसके अलावा इसी के जैसे और कैसे संभावित क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, कितने क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसका भी डिस्कशन वहां पर हम विस्तार से करेंगे। धन्यवाद।